वो तो बड़े तरीके हैं जिसमें मतलब मैं हो सकता है मैं अगर ज़्यादा जज्बाती होकर जाऊंगा तो हो सकता है मेरे घर में वीगो डाला वगैरह ना आ जाए, तो नहीं उस पर हम आएंगे। मैं अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुमान अली, आप देख रहे हैं दी पॉडकास्ट विद नोमी। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जमील अनवारी साहब। आज हम उनसे पूछेंगे इमरान खान के मुतालिक क्या उनका एक्सपीरियंस है लाइफ का और आगे क्या देखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, थोड़ा सा आप भी इमरान खान के क्या नाम है फ़ैन है, फॉलोअर हैं, जो भी हैं, लेकिन आपने लास्ट में हमारी डिस्कशन हुई थी तो आपने थोड़ा सा बताया था कि मैंने उनको इमरान खान को छोटी लाइफ में फॉलो करना शुरू कर दिया तो देखता रहा हूँ, और ये तो वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस जो है ना इमरान खान के बारे में हमारे साथ शेयर कीजिए। अच्छा, मतलब बात ये कि हम सब किसी हद तक पॉलिटिक्स में तो इन्वॉल्व हैं, बिल्कुल ऐसे, और जब हैं तो बात करते हैं, ख़ासकर मैं यंगस्टर या मिडिल एज के लोग जब बात करते हैं तो मैं तो अपने मिडिल एज में नहीं बल्कि उसको भी क्रॉस कर गया हूँ, और तो वो भी बताता हूँ। तो उस बात करने के हवाले से जब ये बात करते हैं कि यार वो ये कह रहा है, वो झूठ कह रहा है, वो सच कह रहा है, वो ड्रामा कर रहा है, मुख्तलिफ किस्म की तरीका हमारे बात करने का, तो मैं आपको जवाब देने से पहले ज़रा इस तहमीद को बांधना चाहता हूँ कि मैं उनसे ये कहता हूँ कि यार मैंने अपनी लाइफ में, और मेरा ख्याल है कि मैं 65 प्लस हूँ, तो मैं काफ़ी पाकिस्तानी को यानी कि समझ रहे हैं हमारी एज ग्रुप से नीचे ही होंगे, लेकिन जब मैं कह रहा हूँ कि मैंने अपने लाइफ में किसी एक शख्सियत को फॉलो किया, और जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो मैं ये पूरे पाकिस्तान के लिए बिहाफ से भी कह सकता हूँ कि हमने इतने तवील अरसे किसी एक शख्सियत को फॉलो नहीं किया, मुख्तलिफ किरदार के तौर पे, और बेसिकली क्रिकेटर के तौर पे, यंगस्टर के तौर पे, फिलैंथ्रोपिस्ट के तौर पे, पॉलिटिशियन लीडर के तौर पे, और मुख्तलिफ तरीके से उसके मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ फेजेस आए। तो ये शुरुआत इस बात की कि जब मैं तकरीबन 14 साल का था और 8th या 9th क्लास में था, तो उस वक्त इमरान खान 4 साल मुझसे बड़ा है, तो वो शुरू हुए जी नए नए क्रिकेट आने, तो पता चला जी उस वक्त हम इंतखाब आलम, और शायद आपको आसिफ इकबाल, माजिद जहांगीर, ज़हीर आलम का नाम बस ये इस किस्म के खिलाड़ी थे, तो उसमें एक नए चेहरे का इजाफा होना कि एक इमरान खान आया जी, एक शर्मिला सा, और एक हमारे लिए एक आइडियल था क्योंकि वो हमारी एज के ज़रा करीब था, ये तो ज़रा थोड़े दूर हो गए थे एज के हिसाब से, इंतखाब आलम और ज़हीर अब्बास वगैरह। तो एक कुछ कुदरती तौर पे उस तरफ हमारे जैसे जो लोग थे उसकी निगाह पड़ी कि एक शर्मीला सा, हैंडसम सा, और एक लाइफ फास्ट बॉलिंग कर रहा है, तो यहाँ से मेरी शुरुआत हुई, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता वो उसने क्रिकेट में मैच्योरिटी और स्किल इम्प्रूव करना शुरू किया, उसकी स्किल भी इम्प्रूव हो गई और उसकी स्मार्टनेस भी इम्प्रूव हो गई, उसका कॉन्फिडेंस भी इम्प्रूव हो गया। ये जब मैं बात कर रहा हूँ मैं 9th क्लास में होऊंगा, और उसके बाद फिर इंटर जैसे हम लोग ज़्यादा करते हैं, मेडिकल कॉलेज, डाउ मेडिकल कॉलेज कराची में, और उसके दौर में फिर मियादाद का आना शुरू हुआ, फिर दूसरे लोग भी आते गए, लेकिन ही वॉज द कॉन्स्टेंट मेंबर ऑफ आर लेकर। और फिर अपने ग्रेजुएशन के बाद मैं इंग्लैंड चला गया 10 साल के लिए, और 10 साल के टाइम वो मुझे याद है, फ्रॉम 83 to 1993 मैं यूके में था। मैं इमरान खान के तवज्जो से बात कर रहा हूँ, एंड दैट वाज फैंटास्टिक मोमेंट होता था जब भी कोई वहाँ के लोग उसके मुतालिक बात करते थे। मतलब उधर की जो नर्सेज या डॉक्टर्स होते थे उनके लिए ज़रा पहचानना मुश्किल होता था कि ये साउथ एशिया के कौन से रीजन का है, पाकिस्तान, इंडिया, या तो जब ऐसे ही मैं इंट्रोड्यूस कर अपने आप को कराता था कि मैं पाकिस्तान, यार फ्रॉम इमरान खान कंट्री, फैंटास्टिक, आई मीन ऑस्ट्रेलिया के नर्सेज हों या दूसरे हों, तो उसकी रेपुटेशन एक हमेशा एक पॉजिटिव फ़ख्र वाली थी। तो ये शुरुआत की भी ऐसी है, फिर मिडिल एज में वहाँ चला गया, और उसके बाद फिर हम ज़ाहिर है मैं अपने प्रोफेशन में ज़्यादा इन्वॉल्व था, मुझे नहीं पता था क्रिकेट में क्या हो रहा है। उस दौरान वसीम अकरम वकार भी आए, लेकिन वो मेरे लिए एक किस्म के अजनबी थे, मैंने उनको फॉलो नहीं किया।
तो 1992 का वर्ल्ड कप 92 का वर्ल्ड कप से भी पहले इसका जाहिर है इसका एक इम्प्रेशन था कि ही इज द वेरी ऑनेस्ट एंड गुड क्रिकेटर, गुड कैप्टन। वो अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी की तरफ से भी नुमाइंदगी करी है एंड ही वाज पॉपुलर देयर। उसकी पॉपुलैरिटी की रीज़न ना सिर्फ क्रिकेट और उसकी स्मार्टनेस थी बल्कि उसकी फेयर प्ले और एक ये कि ही इज़ वेरी ऑनेस्ट। और हमें यह सबको पता है कि यूके में भी अगर कभी बात हुई थी, एक तारीखी केस गया था लंदन हाई कोर्ट में जहाँ हमारे फास्ट बॉलरों के खिलाफ किसी ने कोई स्कैंडल ऐसी बात करी थी, तो टेम्परिंग की, तो उस पर इमरान खान ने जब वहाँ किया केस किया तो ही वाज अ विनर। और उसका ये कहना कि भाई एक एम्पायर होता है तो उसकी नेचुरल किसी न किसी तरफ से फेलिएशन होती है, इस डाउट को रिमूव करने के लिए कि व्हाई डोंट वी आस्क फॉर द न्यूट्रल एम्पायर। दैट इज द थिंग व्हिच इज कमिंग फ्रॉम हिम। और वो उसके उस टाइम की बात है जबकि किसी को दूर भी अंदाजा नहीं था कि ये कभी पॉलिटिक्स में भी आएगा, बल्कि ज्यादातर ये लगता था कि शायद ये फिल्म की तरफ न चलेगा। बट ही वाज सो सोबर दैट ही वाज ऑफर्ड मेनी टाइम्स एंड ही डिडंट टेक दैट। उसके नज़दीक एक थोड़ा सा निचले लेवल का था, वो शर्मीला भी था और एक किस्म का उसको मैच्योर प्रोफेशन नहीं समझता था। ना उसमें कोई दिलेरी है और ना कोई उसमें टाकरा है, ना कोई उसमें वो चीज़ नहीं है ना जिसके लिए वो उसकी कुदरत में उसको बनाया। तो ये मेरा ख्याल मेरे जो शुरुआत के 2 दहाइयाँ थी इसमें इसका बहुत ही पॉजिटिव इमेज बना और एक किस्म का लगता है कि यार ये बंदा है। तो फिर वो 92 का वर्ल्ड कप आया और तारीखी वर्ल्ड कप या जिसमें हम कहाँ से कहाँ पहुँचे। बिल्कुल ऐसे। तो इट वाज यानी कि एक किस्म की लीडरशिप और क़यादत के साथ जो एक अफसरदा टीम मेंबर्स होते हैं उनके अंदर एक वार्म ब्लड डालना। और ये भी मैंने सुना था कि 1992 के वर्ल्ड कप हम तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे, तो क्योंकि मैंने 1996 किया फ्लैश, लेकिन मैंने जो अभी तक सुना जो इंटरव्यू रमीज़ राजा के, जुवेद मियां के काफ़ी, तो मैंने ये देखा था कि जैसे जैसे मैच हम जीतते थे या बीच में हारे भी हैं, हम हार के ऊपर आए हैं बेसिकली, सारे मैच तो नहीं, पहले 2 तो हारे थे। फिर तीसरा जो हमारा मैच था वो इंग्लैंड ने ड्रॉ हो गया था, तो 1 पॉइंट हमें बारिश ने दे दिया, तो वो दैट वाज द पॉइंट। लेकिन उसमें ये सुनने में आता था कि वो बंदा वाहिद बंदा था, सब कहते हैं कि वो कहता था हम जीतेंगे, वो बंदा कहता था कि हम हारेंगे नहीं, हम आगे जाएंगे। ये मैंने वर्ड काफी ज्यादा सुने। ये किस लेवल का बंदा कैसे सोच सकता है? यार देखना, ये एक वही है, मैं कह रहा हूँ ना, एक बंदे की पर्सनैलिटी जो के, और पर्सनैलिटी में जाहिर है इसकी खुदादाद सलाहियतें जो अल्लाह ताला ने इसको दी होंगी, प्लस माँ बाप की ट्रेनिंग, एक तो आपको जो कुछ हैं और ऊपर से एनवायरनमेंट क्या होता है वो भी एक ऐसा मिला कि जहाँ एक उसकी शख्सियत वो बनती गई जो कि जिसको फॉलो करने में मज़ा आता था और कहता था काश मेरे में भी ऐसा जिगर पैदा हो, काश मेरे भी ऐसी वो हो, नेवर गिव अप वाली बात। तो एक वो अंदर की चीज़ है ना कि आपने ड्रीम करना एक चीज़ को कि यार क्या मैं ये भी हो सकता हूँ, और जब ड्रीम करने के लिए जब आप जाते हो तो उसमें मुश्किलात आती हैं। इसके बारे में 1992 वर्ल्ड कप के बारे में ये भी आई थिंक इमरान खान ने खुद बोला था कि ये मेरा आखिरी कप होगा और आखिरी मैच भी होगा वर्ल्ड कप का, और मैं उसके जो इसकी जितनी भी मतलब जो उसका माइंड सेट था असल वर्ल्ड कप के पीछे वो था शौकत खान हॉस्पिटल। तो क्या ये वाकई बात ठीक है कि उसने जो सोचा था वो ही उसने किया? फिर अब देखें ना, उसके पीछे एक ये बात है कि उसके पीछे एक पर्सनल स्ट्रॉन्ग फैक्टर था जो उसकी अपनी माँ थी, और उसकी माँ की जिस तरह कैंसर और कैंसर के साथ उसके पेन में हुई, जाहिर है उसने उसको बहुत फील किया। तो एक एडिड खून और फॉर्म की हरारत जो उसके अंदर गई फर्दर कि यार अगर ये मैं जीता और मुझे जीतना चाहिए एंड दैट्स द ओनली चांस, तो उस विक्ट्री को और उस फेम को मैं यूटिलाइज करूंगा कि मैं एक ड्रीम जो कि एक इम्पॉसिबल समझा लगे, कैंसर हॉस्पिटल, यार ऐसा हॉस्पिटल तो कोई होता नहीं है, या तो बच्चों का होता है, औरतों का होता है, दिल का होता है, हड्डी का होता है, लेकिन एक कैंसर इस तरह का कंसेप्ट नहीं था। और ज़्यादातर लोगों ने कहा था ये तो होगा ही नहीं और फेल हो जाएगा। लेकिन एक बंदा जो
उठता है कि अगर मैं इस तरह की अपनी हैसियत हासिल कर लूँ जहाँ से मुझे ग्लोबल हैसियत मिलेगी, ग्लोबल रिस्पांस मिलेगी फेम की, और उस फेम को मैं यूज़ करूँगा कि उसको अपने उसमें करूँ शौकत खाना में। तो एक एडिड फैक्टर था जिसको उसने हेल्प करी, और मुझे याद है वो मैं डायरेक्ट देख रहा था वो मैच, लीड्स में था, तो वो जब उसने कप को लिया और उस कप को अपनी कैंसर खाना हॉस्पिटल के लिए यूटिलाइज करने के लिए किया, तो डेट वाज फैंटास्टिक। एज अ सन के तौर पे मैं समझता हूँ कि बहुत अजीम एक एग्जांपल है हम लोग के लिए जी। और ये भी नॉर्मल हमारे हॉस्पिटल्स में चलता है। अभी तक जितनी आपके ख्याल में क्या है? इतनी जितनी बातें मेरे पास में वही सुनी सुनाई बातें हैं, लेकिन एक सुनी सुनाई बात उससे ज़्यादा करीब है कि मेरी फैमिली में 3 लोग तो ऐसे हैं, और शायद 4 ऐसे हैं, और डिफरेंट ग्रुप से ना, कोई माँ की तरफ से है तो कोई बाप की तरफ से है, कोई उधर से है, कोई दूर का, और वो चारों के डिफरेंट बैकग्राउंड हैं, चारों की डिफरेंट किस्म के कैंसर्स हैं, किसी का कोलोन का है तो किसी का ब्रेस्ट का है, तो इस तरह की बातें हैं, और सोशल स्टेटस भी डिफरेंट है, लेकिन चारों में एक मुश्तरक चीज़ थी कि उनको के पास कोई सिफारिश नहीं थी, और तो उन्होंने जाकर ये अपने आप को अपना केस प्रेजेंट किया, भाई हम इस तरह किए हैं। फिर वो जब आप केस प्रेजेंट करते हो तो जाहिर है उन्होंने आपको असेस करना होता है, तो वो आपकी मेडिकल असेसमेंट भी होती है, प्लस आपकी फाइनेंशियल असेसमेंट भी होती है कि आप किस कैटेगरी में जाते हो, कि फ्रॉम ज़ीरो टू मैक्सिमम जो भी पेमेंट होती है वो करनी पड़ती है। तो वो उसके लिए ये है कि एक दफ़ा आप अपने आप को डाल देते हो, जो मुझे सुनने को मिला, तो फिर वो इतना खूबसूरत ऑटो सिस्टम है कि वो आपको वाकई में फिर वो आपको सहूलत भी करता है, आपको गाइड भी करता है और पूरी ट्रीटमेंट करता है। तो चारों के जो रिजल्ट है वो फैंटास्टिक हैं, और चारों में कोई सिफारिश नहीं थी, बल्कि वो आपको फॉलो करते हैं कि जी आपको उस दिन क्लिनिक आना है, आपको ये कराना है, आपको वो कराना है, एंड दे एक्चुअली हर सहूलत दी जाती है। वहाँ जाके एहसास होता है कि ये पाकिस्तान में अगर ऐसी चीज़ हो सकती है इनक्रेडिबल, और तो लोग जो बताते हैं एक्सपीरियंस के एक ये भी एहसास होता है, फिर फ़ख्र का एहसास भी होता है। और इसको चलते हुए अगर 90 में बात करूँ कि तकरीबन कई डिकेड्स हो गए, तो मुखालिफ लोग तो चाहते हैं कि कोई भी आपका काम हो उसमें थोड़ी सी छींटे पड़ जाएं या बात हो जाए तो जाहिर है, लेकिन इस इनक्रेडिबल के उस पर किसी किस्म की भी फाइनेंशियल या ट्रीटमेंट वाइज या मिसमैनेजमेंट या किसी किस्म का भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा स्कैंडल नहीं निकला जिसको मीडिया में उछाला जाता है, कुछ किया जाता है। पहले 1 से स्टार्ट किया था, अब माशाल्लाह 3 तकरीबन बन चुके हैं। कराची वाला भी तकरीबन कंप्लीट होने वाला है। एक पेशावर में उन्होंने बनाया था, वो चल रहा है, दूसरा एक लाहौर, पेशावर और कराची का भी हो जाए। चलें, ये तो इनकी होगी थी थोड़ी पर्सनल लाइफ हो, थोड़ा सा उनकी हो। अभी हम आते हैं 1996 में, जैसे ये पॉलिटिक्स में आते हैं इमरान खान, तो उनकी आने की रीज़न थोड़ी सी हमें वो बताइएगा, और इनका पॉलिटिक्स का जो कैरियर है वो कैसा रहा है, और अब आप कैसे देखते हैं इनको कि अभी तक का, नेक्स्ट हम फ्यूचर की बात। भाई शुरू में जब आया तो ऐसा लग रहा था कि इसको मुश्किल है पॉलिटिक्स में सक्सेस हासिल करना। एक तो ये कि ही वाज बिल्कुल नया, ना कोई इसका बाप, ना कोई दादा, ना कोई रिश्तेदार, किसी की गद्दी नशी नहीं है, तो एक नए बंदे को बिल्कुल इस तरीके से करना, तो हमारी पॉलिटिक्स के जो रूल्स हैं जिनसे आपको ऊपर मिलती है वो इसमें मौजूद ही नहीं थे। फिर इसकी अपनी इंडिविजुअल बात रहेगी, इसके अपने पास एक उसकी जो पॉपुलैरिटी, सिंसियरिटी और एक हार्ड वर्किंग एग्जाम्पल, लेकिन ही हिमसेल्फ वाज नॉट अ वेरी जिसको कहते हैं अच्छा स्पीकर या कॉन्फिडेंट शाई, जो आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव हो गई, और वो तो ये एक ऑनेस्ट चीज़ों को लेके शुरू हुआ कि तहरीक इंसाफ और जो जैसी चीज़ें हों वो इंसाफ के दायरे में, कानून के दायरे में हों, और लो मेरिट्स का ये बातें हो, तो ये बड़ी अच्छी थी। लेकिन अच्छी बातों को लेकर लोग कहते थे कि इमरान का भी वैसे ही होगा सियासत में जैसे असगर खान का हुआ था, कि उनके भी अच्छे उसूल थे लेकिन ही वाज नॉट सक्सेसफुल। लेकिन अच्छा, मुझे यहाँ पे बताइएगा कि हमने अगर उनकी सियासत देखें, चले 90s के बाद 2000 आता है, तो वहाँ पे मुशर्रफ का मार्शल लगता है, ठीक है, मुशर्रफ भी ऑफर करवाता है और ये ऑफर भी ठुकरा देते हैं। फिर एक इनका जो स्टांस बहुत ही वायरल हुआ था अमेरिका को लेके, कि अमेरिका को अड्डे देने चाहिए या नहीं देने चाहिए,
ठीक है, तो इसके ऊपर इमरान खान ने एक्चुअली नोट कहा था कि हम इसकी हिमायत नहीं करते, बाकी सब ने उसके ऊपर साइन किए थे ऐसे। एक तो वो स्टांस उनका बहुत है, लेकिन उनकी पीक जो है मैंने देखा, जो मैंने अपनी लाइफ में देखा, क्योंकि मैं भी उस वक्त तकरीबन 12-13 साल का था। 2008 की हम बात करते हैं, इलेक्शन के जो बात का, मुशर्रफ के बाद का जो इलेक्शन आता है, जब बेनज़ीर को मार दिया जाता है और जरदारी और नवाज शरीफ की वापसी भी होती है उस वक्त, तो उस वक्त आपको क्या लगता है, क्या वहाँ पे असल पॉइंट वो था कि उसकी थोड़ी सी पीक जो थी वो ऊपर गई? यार मतलब नूर भाई, आप यानी कि आई एम नॉट अ रियली ट्रू पॉलिटिकल एनालिस्ट। मैं तो एक डॉक्टर और एक पैट्रियट के लिहाज से, जो कि एक्स पाकिस्तान में ज़्यादा रहा, उसके लिहाज से मैं बता रहा हूँ कि मैंने कैसे उसको वो किया। अब मैंने उसको इस पीरियड को इतना ज़्यादा एनालाइज नहीं किया। हाँ, इसके ऊपर गई नीचे गई, लेकिन कभी ऐसा नहीं लगता था किसी लम्हे पे कि ही विल अचीव दैट सॉर्ट ऑफ पॉपुलैरिटी जो कि अनइमेजिनेबल है। हाँ बिल्कुल सही है ना, कि एक आंख बंद करके जिसको, अब ये बातें सिर्फ उससे नहीं हुई है, ये बातें ट्रस्ट डेवलप हुई है इस नेशन को, जो इसने अपनी 50 साल हमारी सोशल लाइफ में गुजारे। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि मैंने देखा तो, उसमें 2008 में थोड़ी सी जो इसकी पॉलिटिकल थी वो थोड़ी सी अप गया ग्राफ से। फिर 2013 आता है, जिसे हम 2013 का धरना भी हम कहते हैं, ठीक है, इन्होंने धरना दिया था। तो उस लिहाज से उसके बाद जो मैंने देखा अपनी लाइफ में जो है, वो फिर रुके नहीं है, पीछे नहीं हटे, उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो बढ़ती ही गई है। फिर 2018 आता है, ठीक है, मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ इस वजह से। 2018 आता है और 18 में इमरान खान बनते हैं पीएम, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो आज आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जो उन्होंने 3.5 साल कुछ कहते हैं, कुछ 4 साल कहते हैं, वो गुजरे, आपके लिहाज से वो दौर कैसा था? बीच में कोरोना भी आया, और उस लिहाज से अगर आप बताएं तो आपके क्या व्यूज है एज ए प्राइम मिनिस्टर? एज ए प्राइम मिनिस्टर, आई थिंक जो भी एक बहुत ही कलील अरसे में जो शुरुआत और ट्रेडिशन डेवलप हुई थी, वो बड़ी पॉजिटिव थी। और लेकिन इट्स अनफेयर कि किसी को 3 साल का पीरियड को कंपेयर करना शुरू कर दे इतने से छोटे से पीरियड को, और जिसमें 1-1.5 साल तो वैसे ही चला गया स्टैंड स्टिल, और कुछ उसमें ना इधर ना उधर कारोबारी एक्टिविटी, तो उसमें एक छोटे से पीरियड में। लेकिन एक ऑब्वियस जो लगती है कि यार एक बंदा आता है, वो अपने तौर पे कोशिश करता है कि मैं अपनी भरपूर कोशिश करूं, एंड दैट सबको ये फील हो रहा था। एक बंदा जिसने सारी उम्र वेस्ट में रहा, वेस्ट में एक किस्म के समझ मॉडल के तौर पे, और उसने शलवार कमीज पर आकर, और फिर कभी वो आया ही नहीं है, उस पर फख्र महसूस करता था। ये तो वो मैं कहूँगा कि दो टके के होते हैं, वो अपनी टाई वाई लगा के पता नहीं अपनी क्या मुंह पाँच शो कर रहे होते हैं। ये बंदे ने जब किया तो एक सेंस ऑफ प्राइड हमें मिला, और ये इसका कहना कि अब कि मेरा सब कुछ यहाँ है, तो ये जो चीज़ें हमारे एक डिप्रेस कॉम को बहुत मोटिवेट करती है, बहुत खून को गरमाने वाली बात है। और मैं ये कहूँगा कि एक जो इकबाल का तस्वुर है एक जवानों के बारे में, तो वो तो बिल्कुल आइडियल तस्वुर है, आइडियल तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, लेकिन उसके करीब तरीन अगर जो मिलता है, जो अपनी मुल्क कौम के लिए कर गुजरता है, सोचता है और प्रैक्टिकल करता है, तो आई थिंक उसके करीब तरीन जो इसका शख्सियत मौजूद है वो इमरान ही है। ठीक है, हमने ये भी देखा कि इमरान खान की हुकूमत में जब कोरोना आया तो पाकिस्तान उसमें टॉप 2 में था, टॉप 3 में आई थिंक, जिनकी मतलब माशी लिहाज से या जिनकी मतलब सोच ऐसी थी कोरोना के ऊपर काबू पाने की, तो पाकिस्तान उसमें था। ये तो एक उनकी अचीवमेंट थी। कि दूसरा मुझे ये बताइएगा 2022 आता है, ठीक है, नहीं सॉरी 2021 में आई थिंक वो, या 20 में जब अक़वाम मुत्तहिदा में वो जाते हैं, आई थिंक 2020 में। सही है, ठीक है। अक़वाम मुत्तहिदा में जाके जो उनकी तकरीर है वो आज भी देखी जाती है और समझी जाती है, तो आपके लिहाज से वो तकरीर कैसी थी? आई थिंक एक तो वो तो एक ये तारीखी तकरीर थी ना, कि किसी ने अपोलोजिस्टिक तौर पे नहीं किया, बल्कि एक उसमें जाकर अपना केस प्रेजेंट किया कि हमारी
मुसलमानों की कौम के नज़दीक इनकी क्या हैसियत है, हमारे लिए बहुत सेंसिटिव बात है। और जब उनकी हमारे रसूल की हुर्मत पे किसी किस्म की बात आती है तो हमें बहुत फील होता है। तो एक किस्म की वो हम्बल रिक्वेस्ट भी थी कि ऐसा ना हो, और उसको जबकि वेस्ट में एक मुस्लिम फोबिया की तरफ से चल रही थी, मुसलमानों का एक खौफ फैलाया जा रहा था कि दहशतगर्द होते हैं, ये होते हैं, और उसके रिएक्शन के तौर पे वो हमारे मज़हब की और दूसरी चीज़ों की इंसल्ट करते हैं। तो उसका वो केस बड़ा अच्छा प्रेजेंट था एक मुख्तसर वक्त में, कि एक तो ये हमारे लिए बड़ा सेंसिटिव मसला है, और ये है कि इस बात को जिस बेहतरीन अंदाज में वो प्रेजेंट हुआ था वो एक तारीखी है। वो किसी मुसलमान मुल्क ने इस तरीके से प्रेजेंट नहीं किया। और उसके बाद तो फिर एक मुस्लिम इस्लामी फोबिया के खिलाफ एक साल में एक दिन भी मनाया जाने लगा, और बहुत सी एक्टिविटी शुरू हुई। तो दैट इज यानी कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी तारीखी चीज़ है कि किसी ने ऐसी हिम्मत करी और एक जवां मर्दी से एक अपना केस प्रेजेंट किया। तो ठीक हो गया। अच्छा सर, ये डॉक्टर साहब ये बताइएगा 2022 में, अप्रैल 2022 में हम आते हैं तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब आया, इनकी हुकूमत गिराई गई, ठीक है, नो ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह, तो इसको आप कैसे लेते हैं, किस तरह लेते हैं? यार ये बातें असल में सोशल मीडिया के एक अच्छी बात यह है कि जो जैसे मैंने देखा, वैसे लाखों और करोड़ों लोगों ने, मिलियंस ऑफ लोगों ने वैसे ही देखा कि वो सिचुएशन क्या थी, और ये यूक्रेन का मसला शुरू हो गया था, बड़ा नया और गर्म भी था, और उस मौके पर इमरान खान का रशिया में जाना, और फिर वो इंटरव्यू में एब्सोल्युटली नॉट, वो बातें एक कंडेंस टाइम में ऐसी हुई कि वो एक हमारी खुद मुख्तारी और खुददारी के हक में थी, एक प्राइड सा था, फील हो रहा था। लेकिन ऑब्वियसली बड़ी ताकत को ये पसंद नहीं था कि इनकी कैसे हिम्मत हो सकती है जो कि लोन लेते हैं और ये करते हैं, हम पे इतना डिपेंडेंट है, तो हाउ दे कैन हैव करेज कि वो मैं कर सके। तो वो जाहिर है उसके लिए उनको कोई इतनी बड़ी बात नहीं करनी पड़ी अपने अंडर सेक्रेटरी को करके। तो ये बातें सभी को पता है, आम फहम मौजूद है कि वो फिर उसकी हुकूमत को टॉपल करने के लिए तो यही है। तो जाहिर है एक वो तो बड़े तरीके हैं जिसमें मतलब मैं हो सकता है मैं अगर ज़्यादा जज्बाती होकर जाऊँगा तो हो सकता है मेरे घर में वीगो डाला वगैरह ना आ जाए। तो मैं उस पर हम आएंगे, मैं बस ये करूँगा, वो तो सबको पता है मतलब उसके बाद किस तरह हुआ, किस तरह वोट की, लोगों ने पार्टियां बदली, पैसे मिले, और वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस आया, फिर सारी बातें। ठीक हो गया। अब हम इस पे आते हैं नेक्स्ट, जब नो कॉन्फिडेंस आता है, इमरान खान घर चला जाता है, अवाम बाहर आती है, अवाम खुद ही बाहर आती है, और एक तहरीकी लम्हा होता है जिसमें मैं खुद भी गया था लिबर्टी चौक में, और मैंने उसको कवर भी किया था, अभी मेरे पास वीडियोस होंगे मेरे चैनल्स पे। तो मुझे ये बताइएगा कि आपने अपनी लाइफ में कभी ऐसा लीडर देखा है जो अभी जेल में है और पब्लिक उसके लिए जान देने के लिए तैयार है, गोलियां भी खाई हैं अवाम ने, भी नवंबर की बात करें, मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ, तो ऐसा लीडर जो जेल में इतनी देर रहा हो और वो बीमार भी ना हुआ हो, फिर उसके बाद वो उसकी अवाम में इज्जत जिसे हम कह सकते हैं, इज्जत दिले तो अलग है आदमी, और वो इज्जत जो है वो बढ़ती ही जा रही है। छोटे बच्चे से पूछो वो भी कहता है इमरान खान, दरमियाने वाले से पूछो वो भी कहता है, नौजवान से पूछो वो भी कहते हैं इमरान खान। आजकल तो जिसे हम कहते हैं ना बुढ़ापे, जो हमारे बड़े थे जिनको हमारे बाबे भी कहते हैं पंजाबी में, तो वो भी जिसे हम कह लें दूसरी पार्टियों की तरफ थे, तो वो भी आजकल यही कहना शुरू हो गए कि इमरान खान। तो ये ऐसी क्या वजह है कि एक बंदा जेल में भी है और उसके ऊपर 200 केसेस भी हैं, लेकिन उसके बावजूद उसको इज्जत मिल रही है? यार ये मैं ये कहूँगा इसमें दो बड़े फैक्टर तो ये हैं कि एक तो वो जो जिसकी हम बात कर रहे हैं वो एक खरा बंदा है, ठीक है, उसके अंदर मुनाफिकत हमने कभी किसी लिहाज से भी नहीं देखी। क्रिकेट में चले हैं तो मैच फिक्सिंग या कोई ऐसी कोई ऐसी चीज मिली ही नहीं है कभी। आपने वो भी देखा होगा, एक बंदा एक दफा आउट हो गया था तो उसने एम्पायर के खिलाफ नहीं माना, तो मतलब अच्छा भाई दोबारा आ जा, वो अगली बॉल। तो यानी कि ये बहुत ही रेयर चीजें हैं जहां आपको इस तरह करना पड़ता है। तो वो एक बंदे का कैरेक्टर है, एक उस पर जब ट्रस्ट डेवलप हो गया कि यार ये बंदा करप्ट नहीं हो सकता, ये बंदा झूठ नहीं बोल सकता, ये बंदा बेईमानी नहीं कर सकता, ये हमें ईमान है। और
और तो उस बंदे को आप 200 मुकदमे डाल दें तो वो तो लगता है कि यार जिसने 50 साल कभी एम्पायर की और किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की खिलाफवर्जी नहीं करी, उसको आप कैसे कह दोगे। और आई रिमेम्बर वेरी वेल जब इमरान ने कहा था कि डीजी साहब आप जब पैदा भी नहीं हुए थे जब से मैंने अपने मुल्क का झंडा और रिप्रेजेंट करना किया, एंड ही वाज राइट। तो अब जो दो फैक्टर हैं, एक तो उस बंदे का वो स्टेटस है जो कि प्योर एंड प्योर गोल्ड वाला स्टैंडर्ड होता है, तो गोल्ड स्टैंडर्ड एक तरफ है, दूसरे से फॉर्चुनेटली आपका मीडिया, जो सोशल मीडिया है। अब सोशल मीडिया पे भी कभी इसको शैतान कह दो या कुछ कह दो, लेकिन मैं बता रहा हूँ एक भारी तादाद में आकर जब लोग इस तरह से करते हैं तो वो भारी तादाद के ओवरसीज पाकिस्तानी खिलाए हुए हैं, यानी कि उनके दिमाग खराब हुए हैं या उनको भी हमने मिसगाइडेड है, यानी कि मैं ही 90% मिसगाइडेड है और आप ही सिरात मुस्तकीम पर हो, इसलिए कि आप एक अब मैं क्या बोलूँ, तो वो चीज़ है कि एक पता चला कि यार एक सदाकत क्या होती है और एक जहाद क्या होता है, और उसके लिए ज़रूरी नहीं आपके पास दाढ़ी हो या टाइटल हाफिज हो, एंड स्टिल यू कैन डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और उसका नतीजा है कि जो हमारी कौम में आया, अब उसके नतीजे में ज़ाहिर अगर एक चीज़ की यानी कि खिलाफ बात हुई है, जैसे 200 मुकदमात या इलेक्शन का या 9 मई का, तो अवाम के पास क्या तरीका है यार, दो ही एक पुरअमन तरीके हैं, या तो हम अपने कोर्ट्स में चले जाएं या हम अपना अवामी एहतजाज रिकॉर्ड करा दें। मजहब कौमों में तो ये दो तरीके से होते हैं। अब उसके बावजूद इन दोनों चीज़ों पे एक किस्म का गला घोट देने से फिर कहना ये लोग जनाब शरपसंद हैं और बागी हैं और वो हैं, यार मतलब व्हाट डू मीन। अगर मेरे का मतलब 90% या चलो 70-90% लोगों का, तो ये बात ये कि अब उसकी सदाकत जो कि मतलब एक जो अहम बात है ना कि 3 साल में वो कुछ बोल नहीं रहा, कुछ ट्वीट्स आ जाती है लेकिन उसकी हमने आवाज भी नहीं सुनी, उसका नाम लेना है, and still is getting more and more popular, which is extraordinary। यानी कि एक बंदे को जितना आप दबा रहे हैं, और दूसरों के पास हर किस्म की टिकटॉक मौजूद है, सैलाब की टिकटॉक, थाईलैंड की, जापान की, इधर की, फैशन की, पुलिस की वर्दी की, नेम एनी सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर जिसकी वर्दियों में लोग नहीं आ रहे, लेकिन people they know it's all drama, so the reality is hidden, और वो लोगों के दिल में उतनी उसके वो चमक बेदार हो रही है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि थोड़ा सा इसके ऊपर मैं ना हल्का सा लेना चाहता हूँ कि मिशन नूर अभी 20 तारीख को कुछ जो है फॉलोअर्स हैं उनकी तरफ से ये मिशन एक बनाया गया, अच्छा, अजान देने का। तो इसके हवाले से शायद आपको थोड़ी सी होना हो, तो उसको आप कैसा समझते हैं? कुछ लोगों ने तो आज फतवा भी दे दी है, कल मैंने देखा है हुकूमत की तरफ से और उलमा कराम की तरफ भी, अपनी हुकूमत के रियासत के खिलाफ जहाज फड़कनी है, फलां आप समझ गए होंगे। तो अब ये अजान देना ठीक है, वो कैसा है, उनके लिए दुआएं देना या अपने लीडर के लिए दुआ करना, वो कैसा है कि छत के ऊपर चढ़ के या कहीं पे भी ये इस तरह? हाँ, मैंने इसके मतलब खुद थोड़ा सुना है, आपके मीडिया से भी सुना और ये भी सुना कि आगे। जी डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आजकल आपने सुना होगा ट्विटर पे ट्रेंड भी कर रहा है और काफ़ी तरफ सोशल मीडिया पे फैला हुआ है मिशन नूर, तो इस हवाले से आप के रिमार्क्स क्या होंगे या आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने कुछ मीडिया पे सुना, कुछ दोस्तों से बात पता चली, और असल में एक दुआ मांगने का और एक अपनी फरियाद करने का और एक अपना एक अनोखा अंदाज है, और एक आई थिंक इसकी पीछे काफ़ी डीप साइकोलॉजी है मेरे ख्याल में। एक तो ये कि हर बंदा अपने इसका इजहार कर सकता है, दुआ मांगना, अजान देना, और मैं अपनी छत पे खड़ा हूँ, किसी दूसरे के घर पे नहीं आ रहा। तो अब इसका मतलब यह है कि एक बंदा यानी कि लोग अगर चाहें तो अपनी राय का इजहार कर सकते हैं इस तरीके से, और अल्लाह के साथ मदद भी मांग सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। शायद मुझे नहीं पता इस तरह का कभी इस तरह का
एक अवामी रद्द-ए-अमल का कभी कोई मुज़ाहरा हुआ हो, मेरे इल्म में नहीं है, मुझे इतनी इन चीज़ों की इतनी खबर नहीं है, लेकिन कंसेप्ट वाइज आई थिंक इट्स अ वेरी अट्रैक्टिव और एक किस्म की आज़ादी है कि मैं अपने अल्लाह के सामने इज्तिमाई तौर पर कौम के सब हम दुआएं तो ऐसे ही मांगते हैं, अपनी ये कौम के लिए भी मांगते हैं और मुल्क के लिए भी, लेकिन ये एक इज्तिमाई कोशिश हो रही है जिसमें अगर हम ये अहद करें कि या अल्लाह हम खताबार कौम हैं और हम अहद करते हैं कि हम अपने आप को दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे, आप हमारी मदद कीजिए, और तो ये एक किस्म का वो एक किस्म की वो मेरा ख्याल में वो होगी जिससे कौम यूनुस ने करी थी, और हज़रत यूनुस उनको इस चीज़ से पहले छोड़ के चले गए थे, और फिर वो आपको पता है मछली के पेट में, लेकिन वो कौम ऐसी थी कि जहां अजाब आने से पहले ही अल्लाह ताला ने उनकी इज्तिमाई माफ़ी को कबूल कर लिया और वो अजाब टल गया। तो शायद इसके कई डायमेंशंस हों। तो इस लिहाज से मैंने देखा है कि ट्रेंड चाह रहा है मिशन वाला, लेकिन इससे कुछ लोगों को प्रॉब्लम भी है, उनके नाम नहीं लेता, इन्वर्टर कोमा में हम एस्टैब्लिशमेंट कह सकते हैं या कुछ गवर्नमेंट के लोग हैं, उनको प्रॉब्लम इस वजह से आ रही है, जिसकी वजह से कल एक मीटिंग भी हुई है जिसमें हमारे उलमा कराम बैठे थे और हमारे वज़ीर वफाकी वज़ीर थे अता ताड़ा, उन्होंने फतवा दिया कि रियासत के ख़िलाफ़ आप कोई जहाद नहीं कर सकते इस तरह का। उनको ये फील हो रहा है कि लोग इनके लिए जो है वो बदुआएं या इस तरह का कुछ करेंगे या इमरान खान के लिए दुआ करेंगे, तो इस लिहाज से क्या ये इस तरह के फतवे देना ठीक है? यार मैं तो इनका कंसेप्ट नहीं समझ, रियासत के खिलाफ जिहाद नहीं करेंगे, वर्ड इन्होंने जिहाद नहीं, जब पॉलिटिक्स होती है तो पॉलिटिक्स में कोई एक ओपिनियन के हक इस तरफ होता है, कोई वो उसके उसी ओपिनियन के खिलाफ होता है। बिल्कुल। तो अगर मैं आपकी एक पार्टी के अगेंस्ट हूँ और मैं अपना मुद्दा बयान कर रहा हूँ, अपना पॉइंट बेस कर रहा हूँ और उसमें अल्लाह की उसकी स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो उस स्ट्रगल को सब पॉलिटिकल स्ट्रगल, तो अब उसको पेंट कर देना दीन के नाम से जिहाद मीन स्ट्रगल, तो उसको दीनी लिहाज से क्यों इस कॉन्टेक्स्ट में है कि मैं मुसलमान हूँ और मेरे तमाम जो होते हैं उसमें अपने तमाम चैनल इस्तेमाल करता हूँ, एक लोगों से मिलना, लोगों से कांटेक्ट करना, अल्लाह से दुआएं करना, सबको इस्तेमाल करना, और अगर आपको इतना ही था तो वो लोगों के में ऐसे शुबात ना डालते जिससे हमें ये पता चलता कि भाई सही है, ऐसी स्ट्रगल, ये पीसफुल स्ट्रगल से इंसान वही घबराता है जिसको कोई कमज़ोरी हो, मतलब ये कोई ऐसी वायलेंस की स्ट्रगल नहीं है कि जी हम पहिया जाम कर देंगे या वो कर देंगे, एक उससे इतना ज़्यादा घबराना। तो ये बताइए कि आप भी इसमें हिस्सा लेंगे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम लेंगे, सब लेंगे। अच्छा, मुझे लास्ट क्वेश्चन है आपसे, आप अब नेक्स्ट कैदी नंबर 800 को हमारे चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को पूरी अवाम के लीडर के बारे में अब नेक्स्ट फ्यूचर में आप क्या सोचते हैं कि का बाहर आएंगे, पीएम बनेंगे या नहीं बनेंगे, क्या सियासी लिहाज से आप देखते हैं आगे उनका फ्यूचर? यार मेरे ये इसके मैं दो तरीके से इसके आंसर देता हूँ कि एक तो थोड़ा सा ये होगा कि एक्चुअली क्या होगा ये तो मुझे नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। नहीं मैं एक बात कर रहा हूँ कि ये फ्यूचर बनेगा तो इलेक्शन होंगे तो वो भी क्या फेयर होंगे, वो भी फेयर होंगे। इतने डायनेमिक सिचुएशन है पूरे वर्ल्ड की, जैसे आप मिडिल ईस्ट में देख रहे हो, यहाँ देख रहे हो, वहाँ देख रहे हो, कि कुछ पता नहीं चल रहा कि किस करवट ये चीज़ें बैठती हैं। तो एक दिली ख्वाहिश तो हमारी यही है मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानियों की, लेकिन मैं ये इसको ज़रा थोड़ा सा फिलोसफिकल सेंस में अगर मैं आंसर करूँ इस बात को, तो मैं समझता हूँ इमरान ने जो काम करना था वो कर दिया है। ओके, ठीक है ना, उसने जो शऊर देना था और अपनी 50-60 साला एक्टिव लाइफ में कौम को जिस तरह का एक रोल मॉडल पेश करके और ये उठा बता करके हमें एक बाहिसियत कौम सलाहियत है अपने आप को मनवाने की, अपने आप को इस दुनिया में कंपटीशन में चलने की,
तो ये एक अवेयरनेस देना और एक लोगों के वो देना। अब ऊपर से कुछ एक सतह पे हमारी एक आ जाती है, जिसको आप जो भी नाम दें, बातिल कुव्वत आ जाती है जो उस सच्चाई को भरने नहीं देती। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। ये पहले भी होता आ रहा है, लेकिन यही टसल है बातिल की और हक की कि कौन किस तरह जीतता है, कौन कैसे कब किसकी ज़्यादा कुव्वत जो है आती है या इजहार करती है। तो लेकिन इमरान खान का जहाँ तक ताल्लुक था कि एक आदमी ने अपने एक सेलिब्रिटी के तौर पर, एक कौमी लीडर के तौर पर, एक हर लिहाज से उसने ना सिर्फ जो बातें कही हैं वो सच भी हुई हैं, ना सिर्फ वो हुई हैं बल्कि उसने प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा दिया कि 30 या तीसरी अभी गर्मियाँ गई हैं और वो अडियाला जेल में है। मैं आम बंदे को बता दूं कि 2 दिन कोई आम नहीं रह बंदा भी, सकता, उनकी बिजली भी बंद ठीक है ना, होती है। अब वो जितना भी गुजर रही है, जिसके ऊपर गुजर रही है, तो उसने ये सारी चीज़ें कि मेरा जीना मरना इस मुल्क में है, तो मतलब उसने अपना काम को करके दे दिया। एंड इट्स अप टू आवर यूथ के वो उसको किस तरह उस चीज़ को लेके आगे चलते हैं। चल इसमें थोड़ा सा एक और बात ऐड कर लेते हैं हम इसमें कि पाकिस्तान का क्या फ्यूचर है। अगर इस लिहाज से अगर हम देखें जो इस टाइम हालात हैं नौजवानों में, बूढ़ों में, बच्चों में, या हमारे मुल्क की अगर आप देखें कल भी हम देखें, वैसे हम बहुत डाउन जा रहे हैं और माशियत के लिहाज भी देखें डाउन जा, हर लिहाज से हम तकरीबन डाउन जा रहे हैं। तो नेक्स्ट हमें क्या ऐसा कुछ करना पड़ेगा या हमें ये कितनी देर तक इस तरह रहना पड़ेगा? यार देखो, कौम में जो है ना, वो पहले अगर हम डिसाइड कर लें हम वाकई में कौम हैं, ये तो हमारे अंदर का मसला है, बाहर का मसला नहीं है। अंदर का मसला है कि हमने अपना तशख़्ख़ुस कैसे बनाना है। अगर हमने वाकई में एक कौम के तौर पर, एक मुसलमान कौम के तौर पर, एक वो मुसलमान कौम के तौर पर जिसके लिए हमारे बुजुर्गों ने हमसे बड़ी तवक्कुआत रखी थी कि हम लेकिन जिस तरीके से गुजरे हैं तो उससे बदल होना नहीं चाहिए। ये तो डिफरेंट किस्म के टेस्ट आते रहते हैं और ये वही वाली बात है कि अगर आपके 2 मैच हार गए तो फिर आप आगे जाएंगे नहीं। आपके सामने एक एग्जाम्पल मौजूद है, कई जगह मौजूद है। तो ये टेस्ट होते हैं और कभी ये भी होता है कि भी इसी हार्डशिप में कभी कोई बेहतरी भी निकल आती है। हमारे पास एक ही चीज़ है, वो है उम्मीद। तो अगर मैं उसको भी खो दूंगा तो मेरे पास कुछ भी नहीं, टोटल डार्कनेस हो गई। तो उम्मीद है कि हम में इतने तो लोग होंगे कम से कम, नौजवान तबके में, बाशऊर तबके में, औरतों में और पढ़े लिखे लोगों में और मज़दूरों में और डिफरेंट जितने भी हमारे सेक्टर्स हैं सोसाइटी में, कि इतने तो होंगे कि उनकी काविशों से हम इस बहरान पे काबू पा कर और फिर इंशाल्लाह वो हो सकते हैं। ये छोटी कौमें जो मिसाल के तौर पे जर्मनी की कौम या स्विट्ज़रलैंड की, यूरोपियन अक़वाम बहुत सारी थी, उनको एक किस्म की सही गाइडेंस और सही, हमारे पास मैसेज भी मौजूद है। हमारे पास कुरान का मैसेज, रसूल का मैसेज, इकबाल का मैसेज, बहुत सारे पैगामात मौजूद है, वो हमारे अंदर हैमर डाउन नहीं हुए हुए और हमें सही क़यादत नहीं मिली हुई। लेकिन मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ही होगा। चलो, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका आने का। आज हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर जमील अनवारी साहब। थैंक यू वेरी मच। और उन्होंने हमें इस पॉडकास्ट में हिस्सा दिया और अपने नज़रियात का, ख्यालात का इजहार किया। तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ मिलकर। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप लोगों ने हमारे पॉडकास्ट वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और लाइक नहीं किया तो लाइक करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है डॉक्टर साहब के हवाले से या किसी भी लिहाज से तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।